Hello everyone, my name is Akanksha Ranjan. I have cleared UGC NET JRF in Law in 2020, and as the exams are near, I am just uploading this video on United Nations and its organ as requested by most of you, which comes under the Unit Public International Law. So for this topic specifically, there are questions asked in previous year questions where they have asked a lot of articles and a lot of like procedural things also in the exam. So it is important and you have to go through it once at least, and you will be able to answer the question because you have multiple choice over there. So first of all, United Nations. When we talk about United Nations, we have heard that it was created to prevent the world war, right? So League of Nations was created from 1919 to 1946, and the purpose was to prevent the World War II to happen, which happened eventually, and that is why this United Nations was created in 1945, as you can see over here, uh, 24th October 1945, after the World War II, to promote peace and prevent the future war. ठीक है? UN जब फाउंड हुआ था, there were 51 member states over there, और अभी यहाँ पे 193 member states हैं. ठीक है? अब आ जाता है यूएन चार्टर. यूनाइटेड नेशन बना, उसका एक चार्टर है. चार्टर मतलब इट्स अ जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डिफरेंट आर्टिकल्स है, वैसे ही यूनाइटेड नेशन का भी एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर डिफरेंट प्रोविजंस दिए हुए हैं टू लाइक वो प्रोविजंस ही हेल्प करेंगे टू इंश्योर द पर्पस टू बी अचीव्ड ऑफ द यूनाइटेड नेशन, राइट? सो यूनाइटेड नेशन फाउंडिंग ट्रीटी है ऑर्गेनाइजेशन का. साइन कब हुआ था? अब ये याद रखना कि साइन 26 जून 1945 पे हुआ था और फोर्स में आया था 24 अक्टूबर 1945. ठीक है? बोथ द डेट्स आर डिफरेंट. साइन हुआ था 26 जून पे और इनफोर्स हुआ था 24 अक्टूबर पे, याद रखना. कहाँ पे हुआ था साइन? सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में. और इसके अंदर क्या क्या आता है? तो देयर इज अ प्रियम्बल, 19 चैप्टर्स है और 111 आर्टिकल्स है. ठीक है? अब जब यूनाइटेड नेशन के हम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स देखते हैं ना, तो वो इन्हीं चैप्टर्स के और इन आर्टिकल्स के अंडर आते हैं एक एक करके. सो विल जस्ट गो थ्रू दैट ऑल्सो एट द लास्ट. ठीक है? अब हेडक्वार्टर क्या है? हेडक्वार्टर कहाँ पे है यूनाइटेड नेशन का? न्यूयॉर्क में है, यूएस में. और ऑफिशियल लैंग्वेज छह हैं टोटल. सो दे कैन आस्क विच ऑफ द फॉलोइंग language does not comes under the official language of United Nations. You have to answer that. It's a previous year question, so you have to remember this. You can make a code word to remember it. So Arabic, Chinese, English, French, Russian, and Spanish. So this is the code, and you have to remember that these are the official languages. एक बार अगर देखा हुआ है तो you will be able to figure out in the. ठीक है? देन फ्लैग. ये सब बस हम एक बार गो थ्रू कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में एक बार आ जाएगा जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन कुछ आता है. इट्स लाइक बेसिक क्वेश्चन. ठीक है? इंफॉर्मेशन बेस्ड. सो फ्लैग लाइट ब्लू बैकग्राउंड है. यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड मैप है इन वाइट सराउंडेड बाय द ऑलिव ब्रांचेस. ठीक है? ऑलिव ब्रांचेस है, याद रह जाएगा तुम्हें, आता है ये क्वेश्चन. ठीक है? अडॉप्ट कब हुआ था? 7 दिसंबर 1946. ठीक है? ओपन टू ऑल पीस लविंग स्टेट्स. ठीक है? जो भी इसके जो भी ऑब्लिगेशन है उसको एक्सेप्ट करेंगे, वो सारे स्टेट्स हैं, ओपन है, कोई भी इसका मेंबर बन सकता है. ठीक है? मेंबर बनने के लिए एडमिशन जो है वो किसका डिसीजन होगा? जनरल असेंबली का, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल. अब जनरल असेंबली क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, ये सब हम अभी देखेंगे. ये सारे ऑर्गन है बेसिकली यूनाइटेड नेशंस के. ठीक है? आर्टिकल 1 जो है चार्टर का, वो हमें बताता है कि इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, पर्पस क्या था. तो पहला है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना, फ्रेंडली रिलेशन बनाना नेशंस के बीच में, इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो सके फॉर अचीविंग वेरियस प्रॉब्लम्स एंड मीन्स एंड एंड्स, एंड हार्मोनाइज करना एक्शन ऑफ नेशन को सो दैट कॉमन एंड्स अच्छे से मीट कर सके. ठीक है? तो ये जो चार आपको पॉइंट्स है इसके जो मैंने हेड कर रखे हैं ना, वो बस ध्यान रख लेना, ताकि ये भी अगर आता है कि इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है तो आप आंसर कर सको. ठीक है? तो पीस सिक्योरिटी बनाना, फ्रेंडली रिलेशन बनाना, इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना, और सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शन ऑफ नेशंस. अब आर्टिकल 2 के अंदर दिया हुआ प्रिंसिपल्स क्या क्या है इसके. ठीक है? पहले हमने देखा ऑब्जेक्टिव और ये है प्रिंसिपल्स. अब प्रिंसिपल्स में भी सिमिलर टू दैट ओनली, उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन आप समझ लो. तो पहला लिखा हुआ है सोवरेन इक्वालिटी, सारे मेंबर्स को मिलना, फुलफिलमेंट हो गुड फेथ का, गुड फेथ में ऑब्लिगेशन का,
पीसफुल सेटलमेंट हो डिस्प्यूट्स का, प्रोहिबिशन हो किसी भी थ्रेट या यूज ऑफ फोर्स का, असिस्टेंस हो यूनाइटेड नेशन को कोई भी एक्शन जब वो ले रहा हो तब, और इंश्योर करना कि नॉन मेंबर स्टेट्स जो है वो भी इन प्रिंसिपल के अंडर ही चले फॉर पीस पर्पस, एंड कोई इंटरवेंशन ना हो विद इन डोमेस्टिक jurisdiction of any state, because we have, like, this is international law, but we have to maintain the domestic cooperation as well. सो दिस इज प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन जो आर्टिकल 7 के अंदर लिस्टेड है। तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 6, राइट। सो पहला है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, देन इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एंड सेक्रेटरीट। ठीक है। ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है ये अब नहीं है, कैसे क्या इसका पर्पस था वो सब हम भी देखेंगे। ठीक है। तो ये जितने ये 6 है ना, इसको एक एक करके हम समझेंगे कि इसका क्या पर्पस है और क्या इसके प्रोसीजर्स दिए हुए हैं यूनाइटेड चार्टर के अंदर, जो कि एग्जाम में आता है। ठीक है। सो दिस इज द जनरल असेंबली, चैप्टर 4, आर्टिकल 9 टू 22। ठीक है। आर्टिकल 9 से 22 के अंदर में जनरल असेंबली है, चैप्टर 4 में दिया हुआ है, याद रखना। आर्टिकल 9 में दिया हुआ 193 मेंबर स्टेट्स होते हैं। ठीक है। और हर स्टेट का एक वोट होता है जो कि सोवरेन इक्वालिटी के अंदर होता है। ठीक है। और हर सेशन में हर स्टेट का अप टू 5 रिप्रेजेंटेटिव जा सकते हैं। 10 से लेके 17 तक आर्टिकल में पावर्स और फंक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है। पावर और फंक्शन क्या होते हैं? वही कि इंटरनेशनल इश्यूज जो है उसको डिस्कस करे, जो बजट है उसको डिस्कस करे, अप्रूव करे, जो भी नॉन परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल के या आईसीजे जजेस के, उसको भी इलेक्ट करना इनका काम है। और पीस और कॉपरेशन के लिए और भी कोई कलेक्टिव मेजर अगर लेना है तो उसको भी रिकमेंड करना इनका काम। ठीक है। आर्टिकल 20 के अंदर दिया हुआ है कि सेशन जो है रेगुलर होता है, जो कि एनुअल बेसिस पे होता है, उसके अलावा स्पेशल सेशन भी हो सकता है जो कि सेक्रेटरी जनरल या फिर सिक्योरिटी काउंसिल कॉल कर सकता है। ठीक है। वोटिंग, वोटिंग आर्टिकल 18 में दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट मैटर्स अगर है तो फिर 2/3 मेजोरिटी चाहिए, जो कि स्पेशल मेजोरिटी भी कहते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है हमने। अदरवाइज इफ इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट मैटर देन सिंपल मेजोरिटी विल वर्क। वहां पे डिटेल में है कि सिंपल स्पेशल मैटर क्या है, इंपॉर्टेंट मैटर क्या है, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर आवर पर्पस। ठीक है। अभी हम एग्जाम के उससे देख रहे हैं बस। कॉम्पोजिशन इसमें आता कौन कौन है? तो टोटल 15 मेंबर्स है, जिसमें से 5 जो है वो परमानेंट है। 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस। ठीक है। यूके यूएस याद ही रहेगा, चाइना, फ्रांस, रशिया याद कर लो। ठीक है। ये 5 परमानेंट मेंबर है। इसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं जो कि जनरल असेंबली इलेक्ट करती है 2 साल के टर्म के लिए। ठीक है। नॉन परमानेंट सीट्स जो है वो अलोकेट कैसे होती है? वो ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे होती है, जैसे डोमेस्टिक लेवल पे भी कंट्री में होती है। और यहाँ पे जो भी रिटायरिंग मेंबर होता है वो इमीडिएटली एलिजिबल री-इलेक्शन के लिए नहीं होता है। फंक्शन और पावर 24 से 26 और 33 टू 51 दिया हुआ है। तो फंक्शंस और आपको पता है ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड ही होगा, तो यहाँ पे वही सारी बात की गई है कि पीस सिक्योरिटी हमें मेंटेन करके रखना है, और डिसीजंस जो है उसको एक्सेप्ट करने हैं, फॉर्मुलेट करना है, प्लान हमें रेगुलेशन करने के लिए, और पीसफुल सेटलमेंट हो सके इसको हम इनकरेज करेंगे। तो बेसिकली वही काइंड ऑफ जो ऑब्जेक्टिव था यूएन का, ये सारा काम पावर फंक्शन और जनरल असेंबली में आ जाता है। वोटिंग प्रोसीजर 27 में दिया हुआ है। हर मेंबर के पास एक वोट होता है। डिसीजन अगर प्रोसीजरल मैटर का है तो फिर 9 अफर्मेटिव वोट रिक्वायर होते हैं। डिसीजन अगर सब्सटैंटिव मैटर का है तो फिर उसमें जरूरी है कि सारे 5 परमानेंट, 9 वोट तो चाहिए बट सारे जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनका वोट उस पे आया हो, मतलब उसमें वीटो पावर है। 5 में से अगर एक भी मेंबर का वोट उसमें नहीं आता है तो फिर वो डिसीजन नहीं हो पाएगा। मीटिंग और प्रोसीजर्स 28 टू 32 में दिया हुआ है। काउंसिल जो है परमानेंटली सेशन में होता है, कभी भी मिल सकता है। नॉन परमानेंट मेंबर स्टेट जो है वो भी इनवाइट हो सकते हैं टू पार्टिसिपेट, लेकिन वो वोट नहीं करेंगे। ठीक है। सेक्रेटरी जनरल भी पार्टिसिपेट करता है मीटिंग में, लेकिन वोट नहीं होता है उसका। ठीक है। तो सिक्योरिटी काउंसिल का हो गया हमारा। अब हमारा आ जाता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चैप्टर 10, आर्टिकल 61 से लेके 72 में। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है 61 में, उसमें कंपोजिशन दिया हुआ 54 मेंबर स्टेट्स होते हैं। ठीक है। इकोसॉक में 54 मेंबर स्टेट होते हैं, इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर 3 ईयर टर्म्स। ठीक है। 3 साल का टर्म होता है। 1/3 मेंबर जो है रिटायर होते हैं हर साल, जैसे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये दिया हुआ है वैसे ही।
1/3 मेंबर रिटायर होते हैं हर साल, एलिजिबल होते हैं वो री इलेक्शन के लिए, और वो अगेन यहाँ पे भी ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से सीट अलॉट होती है। मीटिंग एंड प्रोसीजर 72 में दिया हुआ है। फंक्शन एंड पावर 62 से 66 में दिया हुआ है। इसमें इनका काम होता है रिपोर्ट बनाना। बेसिकली इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, तो इकोनॉमिक सोशल कल्चरल ये सारे मैटर्स से रिलेटेड रिकमेंडेशन ये जनरल असेंबली को देते हैं, और इंफॉर्मेशन भी देते हैं सिक्योरिटी काउंसिल को फॉर एनी फंक्शन विच हैज बीन असाइन्ड बाय द जनरल असेंबली। अब आ जाता है हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, चैप्टर 14 में दिया हुआ है, आर्टिकल 92 से लेकर 96 में दिया हुआ है। अब क्योंकि हम लॉ की बात कर रहे हैं और क्योंकि हमारा फील्ड लॉ है, तो आईसीजे इंपॉर्टेंट है, आईसीजे से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये याद ही रख लेना। इसके जितने आर्टिकल्स है कम ही है, तो इतना मुश्किल नहीं होगा याद रखना। ठीक है, अब देखो, आर्टिकल 92 में लिखा हुआ है कि आईसीजे जो है वो प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। आर्टिकल 93 में लिखा है ऑल यूनाइटेड नेशन मेंबर्स आर ऑटोमेटिकली पार्टीज टू द स्टैट्यूट। ठीक है, आर्टिकल 96 में दिया हुआ है कि जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल और भी अदर जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गन्स हैं वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं एडवाइजरी ओपिनियन के लिए आईसीजे से, बिकॉज दिस इज द जुडिशियल ऑर्गन अवेलेबल अंडर यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का सीट कहाँ पे है? हेग, जो कि नीदरलैंड में है। कॉम्पोजिशन क्या है याद रखना, ये आता है कभी कभी। कॉम्पोजिशन में 15 जजेस होते हैं, 9 साल के टर्म के लिए होते हैं। 15 जजेस होते हैं, 9 साल के टर्म के लिए होते हैं। इलेक्टेड कैसे होते हैं? बाय बोथ जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल, दोनों जगह पे वोटिंग इंडिपेंडेंटली कराई जाती है। इलेक्शन हर 3 साल पे होते हैं फॉर 1/3 ऑफ द सीट्स। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो है इलेक्टेड बाय द कोर्ट होते हैं फॉर 3 साल, एंड डिसीजन जो है वो फाइनल एंड बाइंडिंग होता है। लेकिन एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की बात अगर की जाए, तो एडवाइजरी ओपिनियन देना, जो कि जनरल असेंबली या सिक्योरिटी काउंसिल को दिया जाता है, यहाँ पे ओपिनियंस जो है वो बाइंडिंग नहीं होते हैं, बस लीगल अथॉरिटी कैरी करते हैं। बाइंड उन पे जबरदस्ती ये नहीं लगाया जा सकता कि दे हैव टू फॉलो द ओपिनियन गिवन बाय द आईसीजे। देन आता है हमारा सेक्रेटरिएट। सेक्रेटरिएट बेसिकली दिन पर प्रतिदिन का काम जो है वो करके देता है। सो बेसिकली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द डे टू डे वर्क मैंडेटेड बाय द जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल एंड अदर ऑर्गन, हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल, जो कि सर्व करता है एज चीफ एडमिन ऑफिसर ऑफ यूनाइटेड नेशन। अपॉइंट कौन करता है? जनरल असेंबली। किसके रिकमेंडेशन पे? सिक्योरिटी काउंसिल के। कितने टाइम के लिए? 5 साल के लिए, रिन्यूएबल भी हो सकता है। कॉम्पोजिशन में 97 में दिया है, सेक्रेटरी जनरल होता है, 1000 ऑफ इंटरनेशनल सर्वेंट्स होते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब आता है हमारा ट्रस्टीशिप काउंसिल। अब ये जो है, ये दिया हुआ है हमारा 13 चैप्टर में 86 से 91 तक। ठीक है, ये क्रिएट किया गया था टू सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट टेरिटरीज, टू इंश्योर कि जो वहां के लोग हैं वो सेल्फ गवर्नमेंट या फिर इंडिपेंडेंटली रेगुलेट कर सके अपने आप को बेसिकली। तो उनके पास कोई गवर्नमेंट नहीं था अपर लेवल पे, तो वो खुद ही अपने आप को रेगुलेट कर रहे थे। एंड टू इंश्योर स्मूथ रेगुलेशन एंड एवरीथिंग, दिस ट्रस्टीशिप काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड। लेकिन इसका ऑपरेशन जो है सस्पेंड कर दिया गया था 1 नवंबर 1994 पे। और लास्ट ट्रस्ट टेरिटरी जो था वो पलाऊ था, जो कि इंडिपेंडेंट बाद में हो गया था। उसके बाद फिर कोई नहीं। तो दिस इज द एक्सपायर्ड वन, मतलब अब नहीं चल रहा है ये ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है, so these were the 6 organs, and these are the like most important points which are important for this particular topic, that is United Nation and its organs. ठीक है, so I hope this will be helpful, और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा। You just have to go through this video to memorize the important points for that particular topic. And in the next one, I'll be talking about the important international law case laws, which are important for the exam, because international law में case law के basis पे बहुत सारे questions आते हैं. That is again the most demanded one. So next video, I'll be uploading for international law cases. So stay tuned and please subscribe, like, so that you will be getting the notification about the same. That's all for today. Thank you so much. See you all.